हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेकंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार अमीन के प्रीवियस ईयर 2005 के साइंस और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों को बता दूं कि आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन दिया जाएगा जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप लोगों ने 2005 के जीके के प्रश्नों वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे विज्ञान एवं गणित से कि आपको ये 56 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है और कमेंट करना है। प्रश्न था, एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है, ये प्रश्न था। तो आप लोगों का आंसर, इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ लोगों ने आंसर भेजा भी था। तो एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। एक सामान्य पुरुष में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून होता है। वही रक्त जो होता है वो मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग और तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। आपका क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों में, शाकाहारियों में, सर्वाहारी में, कीटभक्षियों में। तो आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। मानव का आहार नाल की बात की जाए तो मानव का आहार नाल 25 से 30 फुट लंबा होता है। 25 से 30 फुट लंबा होता है, जो मुंह से लेकर मलाशय या गुर्दे के अंत तक विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रेटिनॉल, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, थियामिन। तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, हार्मोन उपयोगी होता है उपापचयी प्रक्रिया हेतु, पाचन एवं पुनरुत्पादन हेतु, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, बीमारियों से बचाव हेतु। तो हार्मोन उपयोगी होता है उपापचयी प्रक्रिया हेतु, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। हार्मोन जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक केल्विन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक एएमयू यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य होता है किसके? तो एक एएमयू 1.6735 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है क्योंकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके, इसीलिए पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह होता है क्यों? तो ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यही संवेग का संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब क्या होता है? तो पंखे पर दाब होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। ये दाब जो कम होता है ये बर्नौली की प्रमेय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर?
तो बर्नौली की प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है 3 प्राथमिक रंग कौन है? 3 प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। प्राथमिक रंग के बारे में जान लेते हैं। तो प्राथमिक रंग वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्राथमिक रंग प्रकाश के वे रंग होते हैं जिन्हें समान अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश आता है। ये रंग इस प्रकार हो सकते हैं: लाल प्लस हरा प्लस नीला, इनको मिलाने से बनता है सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट हीरा बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट होता है वो बहुत नरम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। बात कर लेते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला आदि कार्बन के अपरूप हैं। हीरा के बारे में बात कर लेते हैं। हीरा के बारे में हम बात करते हैं तो हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक की बात किया जाए, यानी हीरा के अपवर्तनांक 2.417 होता है। वही ग्रेफाइट की बात किया जाए तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है तथा इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है, यानी ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को शीशा भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाता है? तो निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। निर्जलीकरण के बारे में जान लेते हैं कि निर्जलीकरण होता क्या है। तो निर्जलीकरण शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है कितनी? तो एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता। तो पादपों में सेलुलोज होता है जो कि पशुओं में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। वही सेलुलोज के बारे में बात कर लिया जाए तो सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H10 और O5N होता है। ये आप याद रखिएगा कि सेलुलोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H10O5N होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकेंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यानी त्वरण और बल के मान क्रमशः 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और 200 डाइन होंगे तब 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकेंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और 200 डाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है वेग त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है? तो सहसंबंध v² बराबर u² प्लस 2s, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो यह कण व तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। वही प्रकाश के बारे में बात कर लिया जाए तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किग्रा बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दी जाती है, परिणाम तापमान क्या होगा? तो 0 डिग्री से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। जब 0 डिग्री तापमान की 1 किग्रा बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किग्रा पानी के साथ मिला दिया जाता है तो नया तापमान या परिणामी तापमान की बात की करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक
अपरिवर्तित होता है। तो ये नीला रंग अपरिवर्तित होता है, यानी 75 का ए आपका आंसर सही हो जाता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, इसी कारण लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम व बैगनी रंग का सर्वाधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं मैथ के प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि x प्लस वाई बराबर 2 और y बराबर 5 तो x माइनस वाई का मान क्या है। ये प्रश्न है आपका। तो ये बहुत इजी ही प्रश्न है। x प्लस वाई बराबर 2 दिया गया हुआ है और y बराबर 5 दिया गया है। तो y का मान इस समीकरण में रख लेंगे तो x बराबर निकल के आ जाता है, x बराबर -3 हो जाता है। वही जब x माइनस वाई बराबर निकल के आएगा -3 -5 से हो जाएगा -8। -8 आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 5 तो 4x प्लस 2y का मान क्या होगा। ये कह रहा है आपको। तो प्रश्न से है 2x प्लस वाई बराबर 5 पहला ये समीकरण दिया हुआ है और 4x प्लस 2y बराबर निकालना है। तो 4x प्लस 2y को इसको हम लिख सकते हैं, 4x प्लस 2y को हम लिख सकते हैं कॉमन 2 लेकर। जब 2 कॉमन इसमें से ले लेंगे तो 2x प्लस वाई हो जाएगा। अब समीकरण 1 जो है, ये वाला समीकरण जो है 2x प्लस वाई बराबर 5 में 2x प्लस वाई का मान रखते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 5 आ जाता है। 2 इंटू 5 यानी कि 10 आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है, यानी कि 10 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन कहता है, यदि 8a बराबर 6b और 3a बराबर 0 हो तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बनाना है। देखिए 8a बराबर 6b दिया हुआ है और 4a बराबर 3b दिया हुआ है। तो 4a को हम लिख सकते हैं 3a प्लस a बराबर 3b लिख सकते हैं, और 3a बराबर 0 दिया हुआ है तो a बट्टे b बराबर क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा, क्योंकि a बराबर 3 हो जाता है और b बराबर 1 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, यानी a इज नॉट इक्वल टू b आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निरूपित करता है। तो दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई a दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई सूत्र होता है क्या, विकर्ण की लंबाई बराबर √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा √2 गुने भुजा, और वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा भुजा। यहाँ से आप, और चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो जब भुजा स्क्वायर होता है तो हम कर देंगे a/√2 के होल स्क्वायर, यानी कि यही भुजा स्क्वायर जो भुजा स्क्वायर है बराबर a² / √2² करेंगे तो यहाँ 2 से ये रूट कट जाएगा, यानी कि a²/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है, a²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो ये क्रम से दिया गया है, ये 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 13 और 21 यहाँ आपको बताना है। तो इसमें अंतर देखिएगा 2 का है, वही यहाँ देखिएगा तो +4 है, यहाँ +2, यहाँ +4 और यहाँ +8 है, और यहाँ कितना होगा तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। जब 16 हो जाएगा तो 21 और +16 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 21 + 16 जोड़ते हैं तो 37 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही हो जाता है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 कहता है, राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछ रहा है आपका। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें हम मान लेते हैं
कि विवाह के समय राकेश की आयु क्या थी, तो 1 वर्ष थी। विवाह के समय राकेश की आयु 1 वर्ष थी, तो राकेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान आयु राकेश की x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न में कहता है राकेश की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 है, तो क्या हो जाएगा, इस पे हम प्रश्न से, इस पे हम जब रखेंगे प्रश्न में जो बोला हुआ है उस पर कि राकेश की वर्तमान आयु क्या है, तो x प्लस 8 है। तो राकेश की वर्तमान आयु 6/5 गुना हो जाएगा विवाह के समय की आयु का, यानी कि बराबर है 6/5 गुने x विवाह के समय की आयु का। इससे हम निकालते हैं तो x बराबर 40 निकल के आंसर आता है यहाँ से। जब अतः राकेश की अब विवाह की समय की आयु कितनी है, तो 40 वर्ष निकल जाती है यहाँ से। अब याद रखिएगा कि ये राकेश के विवाह के समय की आयु निकल आया है 40 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं तो राकेश की वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु क्या था, x प्लस 8 था, तो वही 40 प्लस 8 कर देंगे यानी कि 48। क्या हो जाएगा, राकेश की वर्तमान आयु 48 वर्ष। और वही राकेश के विवाह के समय उसकी बहन की आयु पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 10 यानी कि 30 वर्ष। चूंकि विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, अतः राकेश की बहन की वर्तमान आयु की बात हो तो वो 30 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 38 आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 38 इसका आंसर होना चाहिए। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि 38 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82। मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। यदि उसने 5.50 रुपये खर्च कर दिए तो उसके बटुए में कितने धनराशि शेष बचा। ये बहुत ही इजी ही क्वेश्चन है कि मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे, यानी टोटल कितने पैसे थे, तो 15 गुने 5 यानी 15 गुने 5.50 सॉरी 15 गुने 5.50 यानी 750 पैसा था। इसको कन्वर्ट करेंगे रुपया में तो कितना था, 7.5 आ जाता है, 7.5 रुपया। अब बात करते हैं तो उसके बटुए में कितने धनराशि शेष रह गए। यदि उसमें से 5.5 रुपये खर्च कर लिए, इतना में से जब 5 रुपये 50 पैसे खर्च कर लिए तो शेष धनराशि कितना बच गया, तो शेष धनराशि कितना बच गया, तो 2 रुपया शेष धनराशि बच गया, यानी 7.50 में से 5.50 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 रुपया शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 रुपया आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 83 है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100% वृद्धि किए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा ये पूछ रहा है। तो माना कि वर्ग की भुजा है x, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर। वर्ग की भुजा याद रखिएगा, वर्ग का भुजा x मान लिए हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाता है। तो प्रश्न में कहता है वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100% की वृद्धि करने पर नया वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, तो नया वर्ग की भुजा x प्लस x का 100% x प्लस x का 100% बटे 100, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x हो जाता है। नए वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होगा, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर होगा यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा क्या, नए वर्ग का क्षेत्रफल। अब आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि की बात हो रही है तो नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल बट्टे माइनस पुराना क्षेत्रफल बट्टे पुराना क्षेत्रफल गुने 100 कर देना है। इससे आप आंसर निकालिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा और 300% आंसर निकलेगा। देखते हैं ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन है नंबर 4 यानी 300% आंसर सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। कहता है एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, ये प्रश्न है आपका। तो मान के चलते हैं कि घड़ी का क्रय मूल्य जो है वो x है, x रुपया है। चूँकि 100 माइनस 5%
का x कितना हो जाएगा 1140, कितना होगा 1140। इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान निकल जाता है 1200 रुपया। अतः घड़ी का अब क्रय मूल्य मालूम चल गया है कि 1200 रुपये होगा। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपया में बेचा जाएगा, तो कर लीजिएगा आप 1200 गुने 105 बटे 100 सॉल्व कीजिएगा, 1260 आ जाएगा। यहाँ 1200 गुने 105 जो किए हैं वो 100 + 5 किए हैं, यानी 105 सीधे नहीं होगा, यानी 100 + 5 करेंगे। ये शॉर्ट में मैं मार दिया हूँ। तो 105 यानी 1200 गुने 100 + 5 बटे 100 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1260 निकल के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका 1260 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपका शॉर्ट ट्रिक एक ठो बताता हूँ, आप याद रखिएगा। इसके लिए है MDH बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये आप सूत्र याद रखिएगा, इसी से आपका इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे वो बन जाएगा। इसमें आपको देखना यही है सिर्फ सूत्र में कि M जो है ये आदमी के लिए है यानी मैन है, D मतलब दिन के लिए है, H मतलब घंटा के लिए है, और वो W है ये वर्क कितना काम किया गया ये है। इस तरह से इसमें भी वही है, मैन, डे, आवर एंड वर्क। तो आप कर लीजिएगा MDH या MDH बटे W1 और बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब इस पे रख लेना है। कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक जो कह रहा है यहाँ पर 50 श्रमिक जो कह रहा है ये क्या है, मैन के बराबर है। तो मैन के बराबर है तो हम यहाँ 50 लिख लेते हैं। तो 50 और 4 घंटे करते हैं, यानी डी इसमें दिया हुआ नहीं है, दिन की बात नहीं हो रही है, घंटे की बात हो रही है, यानी आवर की बात हो रही है। तो 50 गुने 4 घंटा में 50 गुने 4 हम कर देते हैं। और बराबर में क्या है 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे। तो M2 क्या दिया हुआ है 30 श्रमिक, तो बराबर 30 कर देंगे, कितने समय में पूरा करेंगे, यानी H2 निकालना है। यहाँ पे कितने समय लगेंगे H2 निकालना है। तो H2 यहाँ से हम निकाल लेंगे आराम से। H2 बराबर हो जाएगा क्या, H2 बराबर 50 गुने 4 बटे 30 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालते हैं तो H2 का मान निकल के आ जाता है कितना 20/3। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से निकालिएगा तो 20/3 निकलेगा। तो 20/3 गुने 60 करेंगे मिनट में बनाने के लिए, तो यहाँ से कट जाएगा तो 20 है 400 मिनट हो जाएगा। 400 मिनट हो जाएगा। इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से सही हो जाता है। 6 घंटा 40 मिनट आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है 1050 रुपया P, Q और R के बीच बांटे गए। P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 2/5 है, तो P को कितने रुपये मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बराबर आते भी रहते हैं। तो माना कि Q + R का हिस्सा x है, Q + R का हिस्सा की बात किए तो मान लेते हैं कि वो x है। तो प्रश्न में कहता है P का हिस्सा 2/5 गुना है x के हिस्सा यानी Q + R के हिस्सा के, तो P का हिस्सा बराबर 2/5 गुने x हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार आप करते हैं x + 2/5 x बराबर 1050। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू 750 रुपये निकलता है, 750 रुपये निकलता है। अतः P का हिस्सा की बात किया जाए तो P का हिस्सा 2/5 गुने 750, क्योंकि P का हिस्सा बताया गया है कि 2/5 गुने Q + R के हिस्सा के बराबर है। तो यही 2/5 गुने 750 यानी कि आंसर 300 निकल जाता है P का हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रख के समझ लीजिएगा। तो प्रश्न में कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40% है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य क्या होगा 40/100 हो जाएगा। श्योर बात है।
और इसी के उल्टा अगर कर दिया जाए, यानी कि विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य किया जाए तो क्या हो जाएगा, 100/4 40, और गुने 100 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 250% निकल जाएगा। तो 250% निकल जाएगा यहाँ से। अब विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना क्या होगा, तो विक्रय मूल्य 250 का क्रय मूल्य होगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर 250% गुने क्रय मूल्य होगा। तो यही प्रश्न जब पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा, तो 250% होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 250%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, यदि किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है, उस भिन्न का अंश ज्ञात करें। ये आपको पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न जो है x/y है, भिन्न जो है क्या है, x/y है। तो प्रश्न के अनुसार कहता है x प्लस 4/y, फिर से कर लेते हैं, भिन्न जो है x/y मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार कहता है x प्लस 4/y बराबर x/y प्लस 2/3 का x/y। प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न में जो कह रहा है कि भिन्न का कर दिया जाए तो 2/3 गुना हो जाता है पहले का, यानी x प्लस वाई प्लस 2/3 गुना x/y का हो जाता है। प्रश्न के अनुसार ये है, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आता है 6। तो x का वैल्यू यहाँ से 6 निकल के आता है, यानी भिन्न का अंश की बात किया जाए तो भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि x/1 है, यानी x निकला है तो x क्या है, भिन्न है, भिन्न का क्या है, अंश है, x अंश है तो x निकला है 6, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि 6 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, दो संख्या का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, बड़ी संख्या क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो इसमें मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या बराबर x है, और प्रश्न में कहता है पहली संख्या 7/3 गुना है दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या जो है बराबर है 7/3 गुने x का, 7/3 गुने x का। और यही जो कहता है, फिर कहता है प्रश्न से पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 50, जो कह रहा है यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 50 है, यानी पहली संख्या जो है 100 और दूसरी संख्या का योग जो है 50 है। तो यहाँ पहली संख्या 7/3x प्लस दूसरी संख्या x है बराबर 50 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर 15 निकल जाता है। तो पहली संख्या की बात किया जाए तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 7/3 गुने 15 सॉल्व करेंगे, यानी कि 35। और दूसरी संख्या की बात करेंगे तो दूसरी संख्या 15 निकल कर आता है, दूसरी संख्या x बराबर 15 निकलता है। तो सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 है। 90 क्वेश्चन कहता है चार संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से तीन संख्याएं 5, 17 और 28 है तो चौथी संख्या क्या होगा। ये तो बहुत एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है दिया गया चार संख्या का औसत 15 बोल रहा है, तो यानी तीन संख्या तो दिया हुआ है और चौथी निकालना है। तो तीन संख्या कौन दिया हुआ है, 5 प्लस 17 प्लस 28। तो हम चौथी संख्या यहाँ पर मान लेते हैं n है, इतना बट्टे पूरी संख्या कितनी है, 4 है, और इसका जो दिया हुआ है औसत वो 15 है, तो बराबर 15 कर देते हैं। यहाँ से हम n का वैल्यू निकालते हैं तो 10 निकल कर आ जाता है, यानी चौथी संख्या जो निकलता है वो n बराबर 10 निकलता है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10 आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 तो 9x² प्लस y² बटे 3xy का वैल्यू निकालना है। तो जब x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर 3 दिया हुआ है, तो 9x² बटे y² बटे 3xy, x और y का मान रखेंगे तो क्या होगा, 9 गुने 2² गुने 3² बटे 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाता है 18 आंसर निकल कर आता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, 18 आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास जो दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या बराबर 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, यानी पाई गुने 12 करेंगे बटे 2। तो यहाँ से आपका आंसर 72 पाई वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी 72 पाई वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x/y बराबर 2 तो y² का मान क्या होगा। ये तो और बहुत ही इजी प्रश्न है ये। जब x/y बराबर 2 दिया गया है तो y/x बराबर 1/2, क्योंकि x/y बराबर 2/1 है तो y/x करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जब वो y/x बराबर 1/2 हो जाता है तो y/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 1/4 निकल कर आंसर आ जाता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 1/4 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन कहता है 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबे गति रेलगाड़ी 18 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल से हम इसको बनाएंगे। तो समय दिया हुआ है 18 सेकेंड। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, जब इसमें होगा क्या, लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। तो समय बराबर दूरी जो हो जाएगा 180 प्लस 150। समय बराबर दूरी बटे चाल कितना हो जाएगा, तो चाल तो हमको निकालना है तो चाल हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर निकलता है 330/18 जो कि मीटर प्रति सेकेंड में आंसर निकलता है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसको 18/5 से गुना कर देते हैं। 330/18 गुने 18/5। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 66 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। कितना आता है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 3 यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण का मान सेंटीमीटर में ज्ञात करें। जब दिया हुआ है वर्ग का भुजा कितना, 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुने √2। सूत्र है ये कि वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है। तो इसको करते हैं तो भुजा कितना दिया हुआ है, 10 है, 10√2 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल जाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 10√2 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है 6, 10 और 15 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। ये तो बौवा वाला क्वेश्चन है एकदम। इसका हम लघुत्तम लेते हैं 10, 6, 10, 15 का। पहले हम 2 से ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर हम 5 से ले लेते हैं तो 5 का 5, 5 15, 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से 3 से ले लेते हैं, 5 15 दूना 30 आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी 96 का एक आंसर आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 30 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। तो माना कि राशि जो है वो 100 रुपया है। कितना है, राशि 100 रुपया है। तो प्रश्न से कहता है कि x का 1/3 बराबर 12, यानी कि प्रश्न में कहता है किसी राशि यानी x जो राशि है उसका 1/3, तो x गुने 1/3 इसीलिए हम यहाँ पर किए हैं। 1/3 कितने के बराबर है, तो 12 के बराबर है। तो x गुने 1/3 बराबर 12 इसलिए हम किए हैं। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको तो x बराबर निकल के आ जाता है 36। तो अतः राशि की बात किया जाए तो राशि कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा। अतः राशि का 1/4 की बात हो रही है, यानी 36 का 1/4
कितना हो जाएगा? 9 रुपया। 9 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन है 2 यानी कि 9 रुपया सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ये देखिए, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। चूँकि 30 मिनट बराबर कितना होता है? 30 मिनट बराबर 1/2 घंटा होता है। ये लोग आप लोग जानते ही हैं। चूँकि 2 घंटा में बस चलती है कितना? 60 किलोमीटर। 2 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटा में कितनी चलेगी? 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलेगी। श्योरली बात है। तो आधा घंटा में बस कितनी चलेगी? आधा घंटा में कितनी चलेगी? 30 गुने 1/2 यानी कि 15 किलोमीटर चलेगी। आपका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 15 किलोमीटर आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहा है? एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो एक दर्जन पेन का क्रय मूल्य कितना है? एक दर्जन पेन का क्रय मूल्य 24 दिया हुआ है। तो एक दर्जन पेन का क्रय मूल्य की बात करें तो 24 रुपये है। तो 10 दर्जन का पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 24 गुने 10 यानी कि 240 रुपये। अब एक दर्जन पेन का विक्रय मूल्य 36 रुपया है। एक दर्जन पेन का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 36 रुपया है। तो 10 दर्जन पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 36 गुने 10 यानी 360 हो जाएगा। अब लाभ कितना हो जाएगा? लाभ की बात हो रही है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 360 माइनस 240 बराबर कितना हो जाएगा? 120। 120 रुपया लाभ हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं। 120 रुपया आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी 120 रुपये की ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नहीं, हानि होगा। 120 रुपये की हानि होगा। 120 रुपये का लाभ होगा आंसर, क्योंकि हम लाभ निकाले वहाँ। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति 100 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 5,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय, मान लेते हैं कि व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 100 रुपया है। तो प्रश्न से कहता है 75% खर्च करने के बाद एक्स का 25% बचा लेता है। तो क्या हो जाएगा? 75% खर्च करने के बाद जो बचत होता है वो एक्स का 75% है। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 5,000 बराबर एक्स गुने 25/100। यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो एक्स का वैल्यू 20,000 निकल जाता है। अतः व्यक्ति की मासिक आय निकल कर आता है 20,000 रुपये। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है, यानी 20,000 आंसर निकल कर आ जाता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपनी तैयारी में जी जान लगा दे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।